आज हम कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। आखिर होती क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं? रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक रसायनों का उत्पादन या विखंडन, मतलब एक या एक से अधिक आज कक्षा 10 के अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक रसायनों का अभिक्रिया किया जाता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं और उनसे बना समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, खराब हो जाता है ना। किसी कारण ये रासायनिक अभिक्रिया ही होती है टेम्परेचर के कारण। लोहा हो गया, लोहे का कोई भी चीज़ हो गया, जैसे छड़ हो गया, कुछ भी, उसे आप नमी में रख देंगे तो जंग लग जाता है। वो भी किसके कारण हो जाता है? वो रासायनिक अभिक्रिया करता है। किससे करता है? रासायनिक जो छड़ होती है वो नमी में आके ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे वो संचरण होने लगता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए आप कोई बर्तन ले लीजिए पीतल का, और उसमें नींबू काट लीजिए और वहाँ पर लगा दीजिए। उसमें पीतल के बर्तन में जो है नींबू को घस दीजिए और देखेंगे कुछ देर बाद देखेंगे, जब थोड़ा बहुत हवा में लाएंगे, जब थोड़ा कुछ देर बाद देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, काई जैसा पड़ जाता है। तो उसमें देखेंगे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। वहाँ पर वो अम्ल के बीच और उस पीतल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें कलर का चेंज हो जाता है, काई जैसा हो जाता है, थोड़ा काला टाइप हो जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। और वहाँ पर देखेंगे थोड़ा बहुत मतलब गड्ढा टाइप हल्का फुल्का कर देगा, देखेंगे ध्यान से, तब उससे हमको पता चलता है कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। और यदि कोई पानी ले लीजिए, उसे गर्म कीजिए, नमक पानी ले लीजिए, गर्म कीजिए, पानी सब उड़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा पानी सब उड़ जाएगा और नमक केवल बच जाएगा। तो इससे हम जानते हैं कि गैस का निकास या उत्सर्जन होता है। ठीक है, और जब हम नमक पानी लेते हैं तो टेम्परेचर का भी होता है, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अभिक्रिया में इतने कारक मौजूद होते हैं, ये सब हमको देखने को मिलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है किसी समीकरण के थ्रू, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पानी ले लिए, तो जल को क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। अभी इसे कैसे बनाते हैं? ये H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन के 1। H2O हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये क्या हो गया? ये इसका समीकरण रूप हो गया, शॉर्ट वाला हो गया। और ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन, पहले वाटर इक्वल टू लिख देंगे, वाटर इक्वल टू लिख देंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्लस करके ऑक्सीजन लिख देंगे। ये क्या है? उसका रासायनिक समीकरण, जिसके थ्रू हम उसे चिन्हित करते हैं, दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अभी मैंने समझा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। आप देखिए किसी भी चीज़ को, जैसे मतलब अब वहाँ पर अब हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखेंगे, किसी भी चीज़ को हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये लिखने का तरीका है किसी भी समीकरण को। हाइड्रोजन को H से डिनोट कर देते हैं, ऑक्सीजन को O से, तो ईजी हो जाता है। किसी भी समीकरण को संक्षिप्त रूप में कितना शॉर्ट से शॉर्ट लिखें, वही क्या होता है? समीकरण लिखना होता है। अब आती है बारी संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में देखा जाता है कि पहले तो आप जान लीजिए, पहले समीकरण जो होता है उसमें 2 चीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होता है? इधर होता है अभिकारक और इधर होता है उत्पाद। ठीक है, इधर प्रोडक्ट, इधर ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। दोनों तरफ के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और यदि इक्वल हैं तो यही रासायनिक समीकरण होता है। मान लीजिए आप ले लिए हैं जल हो गया, जैसे मान लीजिए, अब इसका विखंडन करेंगे, इजीली तो नहीं होगा, मान लीजिए अब इसका मान लीजिए ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकला प्लस ऑक्सीजन निकल गया। अब क्या करेंगे? मिलाएंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 ही है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, चलो इधर O2 निकलेगा, सॉरी अब सही है। अब इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब ये 2 को रिमूव करके फिर से 4 लिखेंगे, तब जाके ये जो है इक्वेशन जो है संतुलित हो पाएगा। यही क्या है? संतुलित है। अब दोनों तरफ के परमाणु जो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, इसमें जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब इसे संतुलित समीकरण में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H प्लस Cl, क्या आएगा?
आएगा क्या, आ जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर Cl2 रहता है, क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। अब क्या इक्वेशन संतुलित है, ठीक है। ऐसे ये है, बेरियम क्लोराइड वाला कीजिए, सोडियम प्लस जल वाला कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, 4-5 टुक कर दीजिए, ये आपका तैयार हो गया है। स्क्रीनशॉट मार के करिए। आ गया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं, क्योंकि जैसा रिएक्शन रहेगा वैसा ही रिएक्शन बनता है। पहली टाइप की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें रिएक्टेंट, इसमें जो रिएक्टेंट होता है, इसमें जो रिएक्टेंट होता है, इस तरफ का क्या होता है, लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट होता है और राइट साइड का क्या होता है, लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट, राइट साइड का उत्पाद, प्रोडक्ट, इसे इंग्लिश कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में होता है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अभिकारक मिलकर एक उत्पाद देते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस टाइप, मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना प्लस क्या, वाटर, और फिर इसे एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा और क्या मिलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो भी हीट। एक सिंपल इक्वेशन ये भी है, CS मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब एक दूसरे में मर्ज करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और H प्लस Cl2 अभिक्रिया करने पर HCl देता है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सभी संयोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी होती हैं। क्या होती हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं कि ऊर्जा, एनर्जी को क्या कहते हैं, रिलीज करती हैं। जो भी रिएक्शन जो भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है वो क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सेकेंड टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है वियोजन अभिक्रिया है। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक उसका उल्टा है, संयोजन अभिक्रिया का लगभग उल्टा ही है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट होता है, इस अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट होता है, इस अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट होता है, और ये क्या होता है, एनर्जी लेती नहीं बल्कि देती नहीं बल्कि लेती है। ये रिएक्शन लेती है और उससे एनर्जी ले करके अपने आप को ब्रेक, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक करती है और 2 प्रोडक्ट देती है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देती है। हम कह सकते हैं कि एकल टाइप के अभिकारक इस अभिक्रिया में भाग लेकर के ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करके, मतलब ऊष्मा की सहायता से एक से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया। और एक चीज़ और, या तो वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया। एक चीज़ और, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं जो रिलीज करता है, जो ऊष्मा रिलीज करता है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, जो ऑब्जर्व करता है उसे एंडोथर्मिक, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या जिस अभिक्रिया में अभिकारक को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए या रिएक्शन कराने के लिए, नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है हम बता रहे हैं। इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। ये इसमें क्या होता है, ये जो है रेडियन वाला ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें से इसमें। ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें Fe फेरस था, जो फेरस है लोहा है, ये सल्फेट जो है, सल्फेट आयरन में चला जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। इसमें बस कुछ नहीं होता, अदला बदली होती है एक प्रकार से, मान लीजिए। इससे रिलेटेड और यहाँ पर है, देख लीजिए, इससे रिलेटेड और भी है। सिमिलरली इस अभिक्रिया में भी यही हुआ है। जिंक में सल्फेट, कॉपर सल्फेट निकल के कॉपर सल्फेट से जिंक में चला गया, कॉपर को फिर अकेला छोड़ दिया। जैसे लेड में आ गया क्लोराइड, और क्लोराइड कॉपर में था तो कॉपर को फिर अकेला छोड़ दिया। इसमें बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक एलिमेंट से ये कंपाउंड जिससे जुड़ा रहेगा उससे ब्रेक करके अपने आप को उस अदर वाले जिससे रिएक्शन करना है उससे जुड़ जाता है। दिस टाइप केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन, ट्रांसफॉर्म केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है,
इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले जो दोनों रिएक्टेंट होते हैं वो दोनों ही कंपाउंड्स होते हैं, दोनों ही कंपाउंड्स होते हैं। ये आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, इनके जो आयंस होते हैं, जो ये आयंस होते हैं एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। द्वितीय विस्थापन में यही है। यहाँ पर देखिए जैसे सोडियम सल्फेट है तो इसमें का सल्फेट जो है इसमें चला गया, बेरियम में चला गया, और क्लोरीन इसमें किसमें आ गया, सोडियम में चला गया। बस इसमें का ये का ये, इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनमें कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान मतलब ट्रांसफर होता है। ये उसका ले लेगा, ये उसका ले लेगा, इसका ये इसका ले लेगा, और ये इसका ले लेगा। ठीक है, देखिए ये इसका वाला ये ले लिया है और इसका वाला ये ले लिया है क्लोरीन। बस आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जल्दी देगा और क्या देगा, नमक का NaCl। तो इसमें का देखिए ये ट्रांसफर हो गया, इसमें आ गया, और इसमें का ये ट्रांसफर हो गया, इसमें आ गया। सिमिलरली क्या है, AgBr NaCl, अब इसका Br जो है इसमें चला गया और इसमें का Cl इसमें चला गया। बस ट्रांसफॉर्मेशन, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये इस प्रकार की क्रिया द्वितीय विस्थापन क्रिया कहलाती है, इस प्रकार की। नेक्स्ट है उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया हैं जिनमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वे अभिक्रियाएँ क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। और ये जो दोनों क्रिया है, जिस अभिक्रिया में दोनों क्रिया होगी वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, तो रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। रेड से क्या होता है, रिड्यूशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें ह्रास हुआ है, इसमें देखिए वृद्धि भी हुआ है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ह्रास हुआ, जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। ओनली रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक से ये अभिक्रिया क्या है, इसमें ह्रास हुआ है ऑक्सीजन, इसमें देखिए इसमें वृद्धि हुई है ऑक्सीजन की, तो यह क्या है, उपचयन अभिक्रिया, ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कुछ रिडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण है। जैसे इसमें देखिए यहाँ से ह्रास तो हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। इसमें एक टॉपिक है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। तो हाँ देखा है, बिल्कुल। संक्षारण, अभी मैंने समझाया संक्षारण क्या होती है। कोई लोहे की छड़ ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसे आर्द्र में रख दीजिए, वो आर्द्रता मतलब पानी वानी थोड़ा सा रख दीजिए, और आर्द्र में जब रहेगा, एकदम बिल्कुल पानी में नहीं, आर्द्र में रखिए। देखेंगे कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। फिर उसे साफ करेंगे तो फिर पतला हो जाता है, तो वही संक्षारण होता है। संक्षारण क्या होता है, किसी भी चीज़ का धीरे धीरे खत्म होना, ये संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कुछ अदर भी इसमें दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, पढ़ के आप समझिए। जैसा रहा दैनिक जीवन में इसका बात संक्षारण का मतलब उपचयन का, तो उसमें ये रहेगा कि भाई लोहे से कोई वस्तु बनी रहेगी या अदर जो संक्षारित धातु हैं उनसे बनी वस्तुएं जल्दी संक्षारित हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी, और इससे हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बार बार पैसा देना पड़ेगा। इससे यही हमारे दैनिक जीवन में है उसकी खामियाँ। और देखते हैं विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता क्या है, मान लीजिए अचार उचार बनवाते हैं, विकृत गंधिता यही है, अचार उचार बनवाते हैं, रखते हैं, उसे रखते हैं वैसे ही वायु रहित एक प्रकार से कह सकते हैं। देखेंगे यदि वैसे ही हवा में रख देंगे वे वस्तुएं खराब हो जाती हैं, फफूंद वफूंद लग जाते हैं। तेल मसाले लगा के इतना बनता है स्वाद के लिए, लेकिन फफूंद वफूंद लग जाती है, गंध आती है उसमें से। यही ये क्या है, विकृत गंधिता है। इसको अच्छे से चिप्स का पैकेट देखें, 5 रुपये का जो आता है, उसमें देखेंगे हवा भरा रहता है। तो क्या होता है, इसी को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है इसे, ताकि ये खराब ना हो, इसका उपचयन ना हो सके, ये खराब ना हो सके, इसलिए इसे बनाया जाता है। आज आपने क्या सीखा, एक पूर्ण रासायनिक अभिकारक उत्पाद, ये आपने सीखा। आज मैंने इसके बारे में बताया, रासायनिक समीकरण को संतुलित के बारे में बताया, उसके परमाणु के बारे में बताया, संयोजन अभिक्रिया बताया, वियोजन अभिक्रिया बताया, और अभिक्रियाएँ बताया, और उत्सर्जन के बारे में, वही उपचयन, ऊष्मा का उपचयन, अपचयन के बारे में भी बताया। मैंने ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताया था, जिसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करती है, ऊष्माशोषी होती है। इंडोथर्मिक ने विस्थापन अभिक्रिया भी बताया मैंने, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बताया, और हाइड्रोजन जो ह्रास भी बताया, हाइड्रोजन का ह्रास और वृद्धि भी बताया। क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, दोनों अभिक्रियाएँ होती हैं, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया बनती है। रिडॉक्स अभिक्रिया बनती है जब दोनों अभिक्रिया एक में ही हो। इसमें देखिए ऑक्सीजन, ये अभ्यास प्रश्नावली है, इसमें देखिए PbO लेड जो शीशा है वो देखिए अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन को यहाँ पर ब्रेक कर दे रहा है, ह्रास हो रहा है, यहाँ पर ये अपचयित हो जा रहा है, और यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये क्या है, उपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है और शीशा अपचयित हो रहा है, तो ए और सी ऑप्शन, सेकेंड नंबर ऑप्शन भी राइट। ये अभिक्रिया देखिए सेकेंड, ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये क्या है, एलिमेंट है, तो इसमें का जो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि ये भी कंपाउंड होता है और इसमें का इसमें ट्रांसफर होता तो क्या होता, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। पीछे क्लास में मैंने पढ़ाया, ये सब समझाया भी, आप कर लीजिए।
रही बात इनको संतुलित करने की, एक को मैं बताऊँगा, बाकी सब आपको करना है। तो बी नंबर में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए हाइड्रोजन 1, 2, 3 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2, तो क्या करें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गए बराबर, हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 4, इधर 5, 1 4 5, 1 4 ये 2 ये 6 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये भी 2, ऑक्सीजन भी बराबर, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, सब एक्सेट्रा बराबर है, सब एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। ऐसा आप कर लीजिए। मान लीजिए NaO3 HNO3 ये तो सही है, GCl NaCl ये तो ऑलरेडी है, हाँ ठीक है, सी नंबर ऑलरेडी है। और जिसका H2O HNO3 का होल ट्वाइस, H2HNO होल ट्वाइस HNO3 का, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन कहाँ जाए इधर, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इक्वल हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन भी बराबर है, नाइट्रोजन भी बराबर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, अब सही है। अब आप एक छोड़ दिए, आपके लिए आप भी कीजिए, इसमें का भी एक बताएंगे, देखिए इसमें का मान लीजिए, चलिए पहला ही बताने कहेंगे सरल है पहला, चलिए लास्ट ही बता देते हैं। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का KSO4 इंटू हो जाएगा, इसमें सूत्र लिखना है संतुलित करके, और क्या बेरियम सल्फेट वही BaSO4 प्लस KCl, तो सल्फेट कट गया, देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, फिर यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड, सब बराबर है, क्लोरीन एक इधर सल्फेट बेरियम सब एक दूसरे के इक्वल है, बाकी सब आप कर लीजिएगा। तीसरा सी कर दे रहा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस HCl हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, ये संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है। ऐसे मैग्नीशियम वाला कर लीजिए, हाइड्रोजन वाला कर लीजिए, जिसको जो ना समझ में आए डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बोल दे। और ये क्वेश्चन में बताया हूँ, उसमें से सी और उसमें छिपी, और ये भी अभियोजन संयोजन सब बताया हूँ, उन वियोजन क्रियाओं के एक समीकरण लिखी है, जाके देखिए पीछे वीडियो में, फिर से पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर दोबारा डाउनलोड करके देख लीजिए। विस्थापन भी बताया हूँ, द्विविस्थापन भी बताया हूँ, सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं, देखिए रिएक्शन करने के बाद जो भी अवक्षेप बचता है, मान लीजिए कुछ भी नमक पानी हो गया, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कोई अवक्षेप बचता है, वही लास्ट में जो बच्चे को उसी ही अवक्षेप कहते हैं, वही अवक्षेपण होता है। वैसे ही बहुत से पीछे पढ़ाया गया है, पढ़ लीजिए, फिर से देख लीजिए बुक का, हो सकेगा तो बुक का ये PDF जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपचयन तो अच्छी तरह से समझाया हूँ, डार्क प्रक्रिया के बारे में भी समझाया हूँ, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं बुक से हैं। ये भी पेंट क्यों लगाते हैं, वही संचारण के लिए, तो तेल वाला ये विकृत गंधिता वाला है, देखिए आगे अभी इस क्वेश्चन में दोनों आया है, ये इसका है और ये इसका है, तो दोनों का आंसर हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो इसका भी आंसर हो जाएगा। तो आज का चैप्टर का समाप्त, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब।